नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो फाइनली आज का जो हमारा सेशन होगा वो हम लेने वाले हैं जीएस का जो पेपर आता है, जीएस जीके का प्लस करंट अफेयर्स का। तो उसमें एक पॉलिटी का सेगमेंट होते हैं जिसमें से 150 क्वेश्चंस में से हर बार 5 या 6 क्वेश्चंस मिनिमम पूछे जाते हैं। तो पाँचों छवों क्वेश्चंस को हम यहाँ पे शामिल करेंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये जो सेशन आप लगा रहे हैं ये बीए के लिए है या फिर बीएससी के लिए है या फिर एमएससी के लिए है, ठीक है, या फिर बीकॉम के लिए है या फिर अन्य कैटेगरी। तो मैं बता दूं, अगर कोई भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अगर आप पेपर दे रहे हैं, अगर उसके पेपर पैटर्न में आपका रीजनिंग आता है, ठीक है, रीजनिंग आता है, जीएस जीके आता है, प्लस करंट अफेयर्स आता है, ठीक है। करंट अफेयर्स जो होते हैं मैं आपको बताऊं कि बीए और बीएससी, ठीक है, बीए और बीएससी का जो पेपर होता है वो बिल्कुल सिमिलरिटीज़ उसमें होती है। अब उसमें जो जीएस और जीके होता है प्लस रीजनिंग होता है वो मैं सेशन सेम कराऊंगा। हाँ, उसमें मैथ का जो पेपर होता है बीएससी का उसको मैं अलग से कराऊंगा। अब देखिए, कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर हमें मिल नहीं रहे हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों को अगर प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो 12th के बेसिस पे, हालांकि मैंने बीए का पेपर दिया है एयू का, प्लस बीएससी का भी दिया था। एक्चुअली मैंने 12th जो है वो पीसीएम से किया था, यानी साइंस साइड से किया था। इस वजह से मैं कंफ्यूज था कि मैं कौन से बैकग्राउंड में जाऊं, तो मैंने दोनों का फॉर्म भरा था। हालांकि आप लोगों को अभी डिसाइड कर लेना है, ये गलती आपको नहीं करनी है। 600-700 का फॉर्म भराई पड़ती है, तो उसमें कन्फ्यूजन्स करने के बाद आप ना इधर के होंगे ना उधर के होंगे, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे गलती दोहरानी नहीं है। दूसरी बात कि मैंने जब उसमें दिया तो मेरे बीएससी में अच्छे मार्क्स थे, क्योंकि मैंने 12th में पास आउट किया था। और लेकिन मेरे जो बीए का पेपर था उसमें थोड़े से कम मार्क्स थे। हालांकि मेरा हो गया था एयू में, बीए में। तो मैंने बीएससी को ड्रॉप आउट कर दिया, क्योंकि मेरा जो स्ट्रीम था, मैं जो काम करना चाहता था वो सिविल इंजीनियर, माफ़ कीजिएगा, सिविल सर्विसेज में जाना चाहता था। तो इस वजह से मैंने बीए को चूज़ किया, क्योंकि मुझे सिर्फ डिग्री लेनी थी और बीएससी में मुझे वो चीज़ें फैसिलिटी नहीं मिल पाती। दैट्स वाई मैंने क्या किया, मैंने बीए किया है, ठीक है। अब दूसरी कन्फ्यूज़न ये रहती है कि सर जो रीजनिंग का है और जो जीएस जीके का है वो पैटर्न तो सेम रहने वाला है। बात रही बीएससी, मैं यहाँ पे दोनों को बात करूँगा, ठीक है। 2 मिनट आपका थोड़ा सा लूँगा आप समझाने के लिए। इसके बाद लगातार ये पैटर्न फॉलो होगा। बीच में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, इस वजह से वीडियो आ नहीं पा रहा था। अब लगातार वीडियो सेशन चलेंगे। तो देखिए, कन्फ्यूजन ये होती है कि जो पेपर पैटर्न होता है, हमें सिर्फ पेपर पैटर्न को समझना है। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको पैटर्न को ज़्यादा ध्यान देना है। अगर एक बार आपके पैटर्न आपके दिमाग में बस गया तो उसी पेपर पैटर्न पर जो है पेपर पूछे जाते हैं, ठीक है। एक बार आपने पैटर्न देख लिया है, डेफिनेटली उसी पैटर्न को फॉलो करता है एयू। अब मेन चीज़ होती है कि एयू के कटरा, आप कटरा मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कटरा मार्केट में जो है कटरा मार्केट में आपको मिल जाएगी, बुक्स अवेलेबल होंगी जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स होंगे। वहाँ पे प्रीवियस ईयर का पेपर आपको ले लेना है। 8 से 10 साल तक मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ 8 से 10 साल, मिनिमम आप 5 साल तक अगर पेपर सॉल्व कर ले जाते हैं। और मेन चीज़ होता है टाइम बाउंडेशन। टाइम को अगर ध्यान में रख के आप टाइम बाउंडेशन के अंतर्गत अगर आप पेपर सॉल्यूशन सॉल्व कर ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप बड़े आराम से पेपर सॉल्व कर ले जाएंगे। हालांकि कई बार क्या होता है कि हम उसमें जो मॉडर्न पेपर बनाए जाते हैं उसमें हाई फाई क्वेश्चंस या फिर बहुत लो टाइप के क्वेश्चन दे देते हैं, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। मैं पेपर पैटर्न बताता हूँ, ठीक है। पेपर पैटर्न क्या होता है कि बीएससी में कई बार क्या होता है कि जैसे ए बी का मान, अल्फा का मान, बीटा का मान, इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कुछ टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जो मैथ्स का जो लेवल होता है वो मीडियम लेवल का होता है, और जो रीजनिंग और जीके प्लस करंट अफेयर्स होता है वो नॉर्मली सभी पेपर में पैटर्न फॉलो होता है। मेन चीज़ ये चीज़ें थी जो कि आपको समझाना ज़रूरी था। और साथ ही साथ मैं बार बार आपको ये भी बताता हूँ कि आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा कि पेपर हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो है वो भरना होता है, ब्लैक डॉटेड से आपको पेन भरना होता है। साथ ही साथ में नाम, रोल नंबर, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर बीए वाले हैं या फिर बीएससी वाले, दोनों के लिए मैं बताता हूँ, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट चॉइसिंग होती है, ठीक है। जैसे आपने अगर बीए में लिया है तो बीए में 7 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट आपको चुनने होते हैं। और अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी में भी आपको पीसीबी या फिर पीसीएम होता है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो उसमें जो आपको जो एक आंसर शीट दी जाती है, आंसर शीट में आपको फॉलो करना होता है, फिलअप करना होता है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान से फिलअप करनी है। हो सकता है कई लोगों का पहली बार हो, तो एक बार आप टीचर से कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि इस बार जो है वो बहुत मैंने खुद ये रियलाइज़ किया कि कई स्टूडेंट क्या होते हैं कि वो गलती कर बैठते हैं। उनका सब्जेक्ट होता है
मान लीजिए बीए मैं कर रहा हूँ, मेरा जो है नागरिक शास्त्र, मैंने 3 सब्जेक्ट चुने हैं और मैं गलती से नागरिक शास्त्र की जगह जो ABC जो कॉलम होता है उसमें मैंने क्या भर दिया, हिंदी का भर दिया, तो वो पूरा का पूरा पेपर मेरा बेकार चला जाएगा। इस बात मैं बार बार रिवाइज कराता हूँ कि आपको अगर एग्ज़ाम में हाल में बैठते हैं तो कूल माइंडसेट के साथ बैठिए। प्रीवियस ईयर के 8-10 साल के जो पेपर हैं, आप एक टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए। क्या होगा, आप एक क्या करिए, आप एक टाइमिंग लगा के रख दीजिए, ठीक है। घड़ी आपको टाइमिंग बताएगी, अगर टाइमिंग के हिसाब से कर ले जा रहे हैं तो आपकी डेफिनेटली एक्यूरेसी जो है वो सही है। अगर एक्यूरेसी सही नहीं है तो डेफिनेटली आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात इसमें जो है कन्फ्यूजन होता है, कट ऑफ कितना कट ऑफ जाएगा सर, ठीक है, हमारा मेन कैंपस में हो पाएगा कि नहीं। तो आपको इसकी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों को आपको बगल में रखकर भी तैयारी करनी है। मैं बता दूं कि बीएससी का कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, लोवेस्ट जाता है। और जो बीए का होता है, जो एयू के बीए का होता है, बीए का अगर 165-170 जो है मैं बताता हूँ, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए जितना अच्छा नंबर पाते हैं तो उसमें आपको सब्जेक्ट चॉइसिंग बहुत अच्छी मिलती है। जैसे आपको बीए में 3 सब्जेक्ट चुनने हैं, ठीक है, जैसे मैंने क्या चुन लिया, हिंदी चुन लिया, मैं चाहता हूँ ज्योग्राफी, हिंदी और एक मिडिवल हिस्ट्री या फिर कोई भी सब्जेक्ट। तो कई बार क्या होता है कि हमारे नंबर थोड़े से कम हो जाते हैं, तो नंबर कम होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है कि आप अगर एयू के मेन कैंपस में लेना चाहते हैं तो वहाँ पे काउंसलिंग होती है। तो काउंसलिंग के हिसाब से जो पहले जिन बच्चों का पहले जिन स्टूडेंट का पहला सबसे अच्छा मार्क्स होगा उनको उनके हिसाब से जो है सब्जेक्ट चॉइसिंग दी जाएगी। लेकिन मान लीजिए बीए मैं पढ़ना चाहता हूँ और मैं मेन यूनिवर्सिटी मानी मेन कैंपस में ही जो है एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो वहाँ पर क्या कई बार क्या होता है कि हमारा नंबर कम होने की वजह से कट ऑफ अगर कम गिरता है तो वहाँ पर तबला इस टाइप के जो है सब्जेक्ट दे देते हैं। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं बताऊँ बीएससी के लिए, तो बीएससी के लिए 100, 120 या 130 आप 150 यानी 50 या 40% आप अगर ला देते हैं तो बड़े आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं 2-3 साल मैंने वहाँ पे रहा है, मैंने देखा है, तो वो चीज़ें आपको पैटर्न फॉलो करनी है। बीएससी के लिए बता रहा हूँ। और बीए के लिए थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाता है, तो थोड़ा सा 165, अगर जनरल के लिए मैं बता रहा हूँ 165-170 रहता है, डेफिनेटली आप बड़े आराम से सब्जेक्ट चॉइसिंग। ओबीसी के लिए 130-140 का जो है लमसम जाता है। अगर आप अच्छा लाते हैं तो डेफिनेटली 200 जो है वो टॉपर की कैटेगरी में आते हैं। 300 में से अगर 200 ला देते हैं तो आप टॉपर कैटेगरी में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये चीज़ें समझानी जरूरी थी, थोड़ा सा टाइम लगा जरूर, लेकिन आई होप तो आपकी समझ में आ गएंगे। तो आज का हमारा जो सेशन होगा वो हमने जीके का लिया है। इसके बाद हम लगातार जीके में हमने राजनीति साथ यानी पॉलिटिकल साइंस लिया है। तो हर बार जो है क्वेश्चन वो बीए, बीएससी या फिर बीकॉम हो, किसी भी सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो हमारा पेपर पैटर्न होगा वो इकोनॉमी का होगा, इसी प्रकार से हम फॉलो अप करेंगे। अब मैं बीए बीएससी का जो चीज़ें सिमिलरिटीज़ हैं मैं उसके लिए सिमिलर वीडियो बनाऊंगा। अब जैसे मैथ्स का होगा बीएससी के लिए तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा। तो आप पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? देखिए ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मैंने उन्हीं पेपर्स को यहाँ पे, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे शामिल किया है। तो भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर BN राव। ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2018 के प्रश्न पत्र में आया है, बीए के और बीएससी के 2017 के प्रश्न पत्र में ये पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो भारत का संविधान देखिए अस्थायी और अस्थायी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो डॉक्टर सतीजानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह जाता है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि अस्थायी सदस्य जब अस्थायी सभापति पूछा जाए तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सभापति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि अस्थायी सभापति पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया, ठीक है। अब लागू कब किया गया, अपनाया कब गया, इसमें थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, जबकि लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को किया गया था। 2018 के प्रश्न पत्र में पूछा था कि स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय कौन था, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो मैंने पेपर दिया था, जिस हिसाब से मुझे बीए के प्रश्न पत्र में पूछा गया था 2018 के प्रश्न पत्र में कि स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय कौन था। तो बीए बीएससी दोनों यहाँ पे कंबाइन करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो यही आने हैं, तो मैं क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ूंगा, प्रीवियस ईयर के पेपर सभी मैं डिस्कशन कराते चलूंगा। तो 26 नवंबर 1949 को जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय कौन थे, ठीक है। और
यहाँ पे देखिए, जब अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान को कब जो है लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो 11 दिसंबर 1946 को, जैसे आपके हमने बताया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था, जबकि अस्थायी जो थे वो आपको यहाँ पे हमने ऑप्शन में दे दिया था। कौन थे आपके यहाँ पे अस्थायी जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ड्राफ्टिंग कमेटी यानी भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति, आपको बार बार क्वेश्चन में बताता हूँ, हालांकि ये पूछे तो नहीं गया लेकिन पूछे जाने के चांसेस हैं, इसको मैंने इसलिए शामिल कर लिया इसमें। तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला हमारा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है। तो भारत जो है वो राज्यों का संघ है, आपको पता होगा, अगर आपने संविधान में थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपको ये चीज़ें पता होंगी कि राज्यों का संघ के बारे में संविधान अनुच्छेद 1 बारे में बताया गया। तो ऑप्शन जो हमारा बी है वो सही हो जाएगा। अगला हमारा है कि लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी, तो ऑप्शन सी हमारा जो होगा फ्रांस हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अलिखित संविधान की जो है अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी, और मैं ऑप्शन यहाँ पे डी को हटाकर यहाँ पे मैं ब्रिटेन डाल देता हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन आंसर बताना है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये आशा करूँगा कि आप लोग डेफिनेटली इन दो का आंसर बताएंगे। तो लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी, फ्रांस ने। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था। जो अभी हमने डिस्कशन किया था कि अपनाने की बात की जाए तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जबकि अगर पूर्ण रूप से लागू करने की बात कही जाए तो 26 जनवरी 1950 से। आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1930 से ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उसके पीछे इतिहास है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला हमारा है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। डेफिनेटली आपको पता होगा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लिखित सबसे बड़ा संविधान है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत, ये पूछा गया है 2016 के प्रश्न पत्र में। आई थिंक, मुझे कंफर्म पता नहीं, लेकिन एक बार देख लीजिएगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी शामिल किया गया है। ठीक है, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। आई थिंक आपको पता होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कठोर है या लचीला। देखिए, एक बार मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ कि कठोर संविधान क्या होता है, जिसमें जिस संविधान में जो संशोधन होता है उसकी प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया अगर कठिन हो तो उसे कठोर संविधान कहा जाता है, और वहीं उसके विपरीत अगर किसी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अगर लचीली होती है या फिर बड़े आसानी से संशोधन किया जा सकता है तो उसे लचीला संविधान कहते हैं। जबकि भारत का संविधान इन दोनों का मिला जुला रूप है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। मतलब कुछ मामलों में, भारतीय संविधान के कुछ मामलों में अगर संशोधन करना है तो बड़े आराम से हो जाएगा, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें संशोधन आप नहीं कर सकते। वहीं अगर बात किया जाए कि कठोर संविधान का अगर एक उदाहरण दीजिए तो अमेरिका का संविधान जो है हमारा वो कठोर संविधान के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपको पता होगा कि सीनेट जो होती है वहाँ की, सीनेट से पूरा सीनेट से आपके वहाँ पे हस्ताक्षर करने होते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी बड़ी प्रक्रिया होती है, जिस वजह से आपको पता भी होगा डोनाल्ड ट्रंप का जो स्पीच था उसमें बताया भी गया था, तो उसमें आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। हालांकि अभी तक ये पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछे जाने के चांसेस इसमें है। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय गीत जनगण, डेफिनेटली ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, देखिए वंदे मातरम पूछा गया था, मुझे कंफर्म पता है, और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है हमें, तो इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर करके रखना है। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी और भारतीय गीत जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था, ये पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। तो 24 जनवरी 1950 को भारतीय गीत जनगण मन को स्वीकृत किया गया था। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को भारतीय गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृत किया गया था।
वहीं अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसके विरुद्ध में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। 2018 का प्रश्न पत्र पूछा गया था कि संविधान की कुंजी को किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो जिस प्रकार से मुझे क्वेश्चंस याद आते जाएंगे मैं आपको बताता चला जाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन पूछे जाने का जो लेवल है वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एक 12th पास आउट स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा आशा नहीं करता है कोई भी कॉलेज जो होता है, तो वो थोड़ा मीडियम लेवल का रखते हैं। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हाइपर या फिर बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला हमारा जो है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। यानी फंडामेंटल राइट किसके संविधान से, देखिए वहाँ पे हमने क्या देखा था, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया था, जबकि अगर फंडामेंटल राइट यानी मूलभूत अधिकार की बात किया जाए तो अमेरिका के संविधान से मूलभूत अधिकार लिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। ये शायद आई थिंक ये जो है ये 2015 और 2014 दोनों के साल में पेपर में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन, आपको पता होना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी मिनी संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। इसमें कई संशोधन किए गए थे। ये संशोधन जो हुआ था वो 1976 में हुआ था, यानी 1976 में हुआ था। जबकि वहीं अगर बात किया जाए 44वां संविधान संशोधन, ये 1978 में हुआ था। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपको सभी पता होंगे समानता का अधिकार। ठीक है, 14 से 18, 18 से 23, 25 से 28 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इस प्रकार से आपको पता भी होगा। जबकि संपत्ति का अधिकार जो था उसको हटा दिया गया था। आपको बताना है कि संपत्ति के अधिकार को भारत के किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। आपके मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, या इनमें से कोई नहीं। आपके ये ऑप्शन है, आप लोग डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप लोग जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता जा रहा हूँ उसको आप लोग एक बार, क्योंकि इससे आपकी पॉजिटिविटी दिखती है कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग कूल माइंड से पढ़ रहे हैं, जो भी मैं बता रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ वो आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो मैं डेफिनेटली अप्रिशिएट करूँगा अगले वीडियो में, उनका नाम भी यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, अगला हमारा वीडियो देखिए, अगला हमारा जो ऑप्शन है कि हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश से ली गई है। यूएसए से ली गई है। हालांकि ये बहुत पीछे पूछा गया था, 2012 और 2011 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था, इसको भी हमने शामिल कर लिया है। तो इस बीच में अभी नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको इसको पूरा रट लेना है। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चंस मैं गारंटी देता हूँ नहीं आएंगे। आपको जो चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ वही चीज़ें डेफिनेटली आ रही हैं। देखिए मैंने एक चीज़ बता दी कि वायसराय से पूछे गए थे, तो हो सकता है कि वायसराय जैसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो थोड़ा सा वो चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं, जो फोकस वाली चीज़ें हैं, जैसे गवर्नर जनरल, वायसराय पहला और अंतिम, ये सब रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको 2-4 क्वेश्चंस वो होंगे, इसमें हमने शामिल नहीं किया है। ठीक है, ये पॉलिटी का प्योर सेशन था, तो इसमें हमने इसको शामिल नहीं किया है, उसको हम हिस्ट्री के सेगमेंट में शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो उस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे कोई भी एरिया नहीं छोड़ेंगे। इसका पीडीएफ फाइल मैं बता दूँ आपको, हमारे व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप का जो नंबर मैंने आपको दे दिया था, आप अगर व्हाट्सअप पे नंबर नहीं पाए थे तो आप लोग एक बार लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमारा व्हाट्सअप का नंबर है वो है 6393621344। इसको आप ऐड कर सकते हैं, यानी 6393621344। अदरवाइज आप अगर व्हाट्सएप पे नहीं आना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे टेलीग्राम लिंक पे आ सकते हैं, तो टेलीग्राम पे भी आपको प्रोवाइड करा दीजिए। ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप पे आएंगे तभी होगा। व्हाट्सएप पे हो सकता है कि मैं रिप्लाई ना दूँ, या फिर अगर रिप्लाई दूँ थोड़ा सा देर हो जाए, तो कई मैसेजेज आते रहते हैं, इस वजह से मैं रिप्लाई कई बार थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो आप लोग हमसे जुड़ जाइए टेलीग्राम से, टेलीग्राम पे आप डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं।
अगला हमारा है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बलसावा संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट को शामिल किया गया था। अगला हमारा है कि अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया था। तो देखिए अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आप सभी को पता होगा, जिन्होंने थोड़ी बहुत पॉलिटी पढ़ी है उनको पता होगा कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी संविधान के अनुच्छेद में शामिल किया गया है, छुआछूत की जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में। अगला हमारा है कि चतुर्थ स्तंभ, ठीक है, फोर्थ स्टेट शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है। आपको पता होगा कि प्रेस एवं समाचार पत्र, तो आपको बताना है कि वो पहले 3 कौन कौन से स्तंभ हैं। हालांकि ये क्वेश्चन अभी एक भी बार पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछे जाने की संभावना है, इस वजह से मैंने इसमें शामिल कर लिया है। तो प्रेस एवं समाचार पत्र इस आई थिंक ये पूछा गया है, कंफर्म नहीं है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगर प्रीवियस ईयर का पेपर है तो आप लोग देख लीजिएगा। हमारे पास पेपर है, हालांकि मैं इसको देख लूँगा, ठीक है। बाकी सब पूछे गए हैं। देखिए इसमें जो भी प्रश्न पत्र जो भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं डेफिनेटली वो प्रीवियस ईयर में या तो पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने के चांसेस है, या फिर बहुत साल पहले पूछे गए, ठीक है। तो वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए इसमें। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। तो ठीक है, राज्य को जो है वो ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दिया गया है कि सभी जो है राज्य है वो अपने ग्राम पंचायत का संगठन करे, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, जो इससे संबंधित कमेटी थी। अगला हमारा है कि पंचायती राज्य के 3 स्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। देखिए आ गए वो चीज़ें, तो बलवंत राय जो मेहता समिति थी उसके द्वारा जो है पंचायती राज्य के 3 स्तरीय समिति का गठन किया गया था, ठीक है। ये आई थिंक आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा है कि देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन पूछा गया है किसी न किसी वे से, हर बार मैं बता रहा हूँ कि हर क्वेश्चन के हर प्रश्न पत्र में पूछा गया है। कई बार क्या पूछ लेता है कि लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी अर्हता होनी चाहिए। तो ये तमाम प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर लोकसभा की सदस्यों की संख्या पूछे तो लोकसभा जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम, ठीक है। और राज्यसभा की बात किया जाए तो राज्यसभा की 30 वर्ष होनी चाहिए। वही राष्ट्रपति की बात किया जाए तो 35 वर्ष होनी चाहिए, और अगर प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो 30 साल होनी चाहिए, ठीक है। इन सभी को देख लीजिएगा, लोकसभा 25 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष, राष्ट्रपति 35 वर्ष, और प्रधानमंत्री बनना है तो आई थिंक प्रधानमंत्री में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री आई थिंक 30 साल मिनिमम होनी चाहिए, जबकि ये तीनों कन्फर्म है, ठीक है। लोकसभा 25 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री एक बार आई थिंक 30 वर्ष ही होगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुन लिए गए थे। हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक एक भी बार नहीं पूछा गया है, लेकिन इसमें शामिल कर लिया गया है क्योंकि कोई चीज़ें जो इतिहास में या फिर पॉलिटी में पहली बार, आखिरी बार, या फिर इस टाइप पे जो क्वेश्चन होते हैं वो बार बार पूछे जाने के जो है यहाँ पे देखा गया है कि वो पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी जो थे वो भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध रूप से चुन लिए गए थे। वही अगला क्वेश्चन पूछा जाए तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। हालांकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन यही रहेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा। जो मैं अभी पूछ रहा हूँ ये पूछा तो नहीं गया, हालांकि ये पूछा गया है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, लेकिन पूछे जाने की संभावना, इस वजह से आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला हमारा है कि सी जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होगा राज्य के राज्यपाल द्वारा। यानी आप किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं तो उसका तात्पर्य क्या है
कि जो राज्य का जो शासन चलेगा वो राज्य के राज्यपाल द्वारा शासित किया जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 के बीए पेपर में पूछा गया है, 2018 के बीएससी पेपर में पूछा गया है, 2017 के बीएससी पेपर में पूछा गया है, 2016 के आई थिंक 2016 के, इसमें एक सेकंड में देख के बताता हूँ, हाँ 2016 के जो है वो बीए के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कई बार इसे पूछे गए हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, तो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं जो कि कला विज्ञान के क्षेत्र में माहिर होते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है बीए के एग्जाम में, हालांकि ये कई बार पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, संसद का निर्माण किससे होता है। आपको पता होगा कि संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों अंग मिलकर जो है वो संसद का निर्माण करते हैं। अगला हमारा है कि संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि अधिकतम 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी साल में कम से कम 2 बार सदस्यों की बैठक होनी चाहिए संसद में। अगला हमारा है कि जो है संविधान कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान करता है। आपको पता होना चाहिए 352, 356 और 360 जो अनुच्छेद है वो आपातकाल उपबंध के लिए विमोचित किए गए हैं। 352, 356, 360। ठीक है, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, इस प्रकार के। ठीक है, बाह्य आक्रमण का जो है, तो ये 3 प्रकार के 352, 356, 360 है वो 3 प्रकार के आपातकाल का उपबंध किया गया है। ये बीए के एग्जाम में पूछा गया था। हालांकि इसमें पूछा गया था कि आई थिंक 352 अनुच्छेद जो है, एक बार कंफर्म नहीं है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। देखिए इसमें 352, 356, 360 एक तीनों अनुच्छेद को एक बार आप लोग देख लीजिएगा, एक बार पूछा गया इससे क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए शामिल किया गया है। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। ये क्वेश्चन आई थिंक नहीं पूछा गया है, इसको हमने शामिल कर लिया है, हो सकता है ये पूछे जाने की संभावना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, बीए के एग्जाम में भी और बीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु हमने बताया था 25 वर्ष होनी चाहिए। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलरिज्म तथा समाजवादी यानी सोशलिज्म शब्द का संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बलसावा संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। अगला हमारा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो जीवी मावलंकर थे। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2019 के प्रश्न पत्र में ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाले हैं ये रिसेंटली जो पूछे गए उन्हीं में शामिल किया गया था, इस वजह से इसको लास्ट में रखा गया है। भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो 12 अनुसूचियाँ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान समय में कितने अनुच्छेद हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए, 465 आई थिंक। तो उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके कुछ दिए हैं, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। 465। हाउस ऑफ द पीपल्स को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया। ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल्स को लोकसभा का नाम 1954 में दिया गया था। ठीक है, जिसे पहले क्या कहा जाता था, हाउस ऑफ द पीपल्स, इसको बाद में लोकसभा का नाम दे दिया गया था। वहीं अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछे जाने की संभावना ये है, आगे भी पूछा जाएगा। प्रस्तावना को जो कि हमने बताया था, आगे डिस्कशन भी किया था। ठीक है, लोकसभा का सत्र जो है 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है। 2 बार। मैं बताया था ना कि छः माह के बाद 6 माह में कम से कम एक जो है वो बुलाया जाना चाहिए। अगला हमारा है कि लोकसभा के निर्वाचित यानी इलेक्टेड सदस्यों की अधिकतम, इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा के निर्वाचित यानी इलेक्टेड सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 होनी चाहिए। वहीं बात किया जाए कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 245 होनी चाहिए। ये बार बार पूछे गए, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आपको दोनों को रट लेना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्तमान में उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश है। तो 32 न्यायाधीश है। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में 32 न्यायाधीश है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना यानी प्रेमबल का प्रस्ताव किसने रखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए इसमें थोड़ा सा भीमराव अम्बेडकर को थोड़ा लेकर कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रारूप समिति के समक्ष जो है वो प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था।
तो प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का जो प्रस्ताव था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अगला हमारा है कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। किसके कहने पर, तो कैबिनेट मिशन जो आया था, ठीक है, उसके कहने पर बनाई गई थी। अब आपको बताना है कि इसमें पूछा गया था कैबिनेट मिशन भारत कब आया था और क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। ठीक है, इस दोनों को आपको क्वेश्चन बताना है। आई थिंक आपको तीनों को बता देना है कि अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था, कैबिनेट मिशन कब आया था और क्रिप्स मिशन कब आया था। ये तीनों का क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर किसी को भी आता है डेफिनेटली वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था। तो संविधान सभा का पहला सत्र की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 2018 और 2019 के प्रश्न पत्र में पूछा गया है। बीए के प्रश्न पत्र पूछा गया, हालांकि बीएससी में भी तक ये नहीं पूछा गया है। तो बीए के प्रश्न पत्र में पूछा गया था कि संविधान सभा का पहली सत्र का बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो बेनेगल नरसिंह राव जो थे, ये हालांकि पूछा अभी तक एक भी बार नहीं गया है। ठीक है, तो ये आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया है। तो आप लोग हमें ज्वाइन आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम लिंक आपको दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको वीडियो किस तरह से लगता है, अगर आपको कोई सुझाव देना है या फिर आपको जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, डेफिनेटली आप उसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि हर एक कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूँ, मैं देखूँ, उसको अप्रिशिएट करके अगले वीडियो में उसका नाम भी वहाँ पर मैं डिनोट करूँगा। ठीक है, तो इस रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगी या फिर पीडीएफ फाइल चाहिए होगा तो आप लोग हमसे व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आई थिंक ये सब चीज़ें था। सो कीप लर्निंग, कीप स्टे विद अस, थैंक यू सो मच।